पेंट विंडो विजिबल है सबको? Yes, sir. Okay, so we'll start today's class and continuing with whatever we have been learning in the previous two classes. आज उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। ठीक है, तो कल का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था जिसमें हम लोगों ने समझा कि फ्रेम्स, पेजिंग, सेगमेंटेशन ये सारे क्या होते हैं, है ना। फ्रेम्स है, पेजिंग है, सेगमेंटेशन है, पेजिंग और सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, वर्चुअल मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे अचीव किया जाता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा था। आज उसी पे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करके हम लोग इस चैप्टर को फिर क्लोज करेंगे, दैट इज द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। ठीक है, इसमें कुछ हम लोगों को टर्मिनोलॉजीज आगे मिल सकते हैं, दैट इज पेज फॉल्ट, पेज हिट, पेज मिस, पेज मिस, then we may have hit ratio and miss ratio। ठीक है, दो चीज पूछ सकता है, पेज हिट, पेज मिस, पेज फॉल्ट, हिट रेशियो एंड मिस रेशियो। Also, we are trying to focus on FIFO, page replacement algorithm, and LRU, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। हमारा टारगेट रहेगा इतने टॉपिक्स को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फाइन, नाउ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या है, उस पे पहुंचने से पहले कल हम लोगों ने समझा था कि पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, मेन मेमोरी में क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में क्या यूज करते हैं, और मेमोरी मैपिंग क्या है। ठीक है, नाउ थिंक ऑफ अ सिनेरियो, ये हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं। लेट अस कंसीडर कि ये मेरा मेन मेमोरी है, यहाँ पे एक सीपीयू है, ओके। फाइन, so this is our main memory। मेन मेमोरी में कुछ कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। अब वो फ्रेम्स है कि सेगमेंट्स हैं, क्या चीज है उस पर हम डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं। I'll use the terminology as the compartments or partitions। So several partitions have been made in the main memory, और
जिसको अभी हम कलर कर दे रहे हैं, इमेजिन कि वो अभी सेगमेंट्स हमारे डेटा से फिल्ड अप है, ठीक है, और बाकी जो सेगमेंट्स है वो एम्प्टी है, इस तरह से। और भी सेगमेंट्स होंगे या और भी पार्टीशंस होंगे, वी आर कंसिडरिंग कि एक छोटा सा एग्जांपल ये कंसिडर कर दे रहे हैं। नाउ लेट अस थिंक कि सीपीयू को एक डेटा चाहिए या एक इंस्ट्रक्शन चाहिए जो कि वो सर्च करेगा सबसे पहले कहाँ पे, मेन मेमोरी में, ठीक है ना। जो हमारे पास जो आइडिया आता है वो यही बोलता है कि सीपीयू जो है वो सबसे पहले मेन मेमोरी में सर्च करता है कि वो जो डेटा या जो भी कंपोनेंट वो खोज रहा है एग्जीक्यूशन के लिए, क्या वो मेन मेमोरी में है या नहीं। अगर मिल जाता है तो वो तुरंत से सीपीयू को दे देगा, या सीपीयू उसको फेच कर लेगा और फेच करके उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये जो टर्म्स हम जो बोल रहे हैं इसको हम फिर से एक बार थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे, यहाँ पे बोलना चाहेंगे एक इंस्ट्रक्शन जो है, एक इंस्ट्रक्शन मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी एक सिंगल लाइन इमेजिन कर लो, चाहे वो प्रिंटिंग का हो, कैलकुलेशन का हो, इनपुट हो, लाइब्रेरी फंक्शंस को कॉल करना हो, वॉट एवर इट मे बी, इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले फेच किया जाता है। ओके, इट हैज टू बी फेच फ्रॉम समवेयर, है ना। उसको मेमोरी से फेच किया जा सकता है या किसी एक जगह से फेच किया जा रहा होगा। फेच करने के बाद सिस्टम उसको डिकोड करता है, ठीक है। एवरी इंस्ट्रक्शन और एवरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम डिफरेंट प्रोग्राम्स और प्रोसेसेस मे बी इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। व्हाट आई मीन टू से इज दैट, सपोज कि अभी हम क्या कर रहे हैं, हम पेंट विंडो पे काम कर रहे हैं, साथ ही साथ पैरेलली मेरे पास वेब ब्राउजर चल रहा है, और दैट टू वेब ब्राउजर में हम लोग गूगल मीट के थ्रू एक्सेस किए हुए हैं। अगेन गूगल मीट क्या कर रहा है, गूगल मीट कैसे एक्सेस करा रहा है, तो यूजिंग माई जीमेल एड्रेस, है ना, एक मेल एड्रेस के थ्रू, तो कहीं ना कहीं हम लॉगिन भी किए होंगे अपने मेल आईडी के थ्रू। तो इतना सारा चीज को वो पैरेलली लेकर के चल रहा है ना। अभी हम रियल टाइम पे क्या, ऑन फ्रंट आई एम यूजिंग पेंट विंडो, बट बैकग्राउंड में ये पेंट विंडो आप लोगों को दिखा कैसे पा रहे हैं, तो यूजिंग सम अदर एप्लीकेशन, तो अदर एप्लीकेशन भी रियल टाइम पे पैरेलली चल रहा होगा। यही चीज जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे 2 क्लासेस में, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग। तो यही वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग है जिसके कारण ये आज के टाइम में ये मल्टीपल प्रोग्राम्स या एप्लीकेशंस को हम लोग पैरेलली रन कर पा रहे हैं। Not only that thing, again there is a set of pipelines which are available that are capable of handling multiple tasks of multiple applications or programs at the same time, ठीक है। इसका भी फिर अगेन रिजल्ट एक्सटेंड करेंगे तो क्या होता है कि सर क्योंकि हमारे पास डुअल कोर, क्वाड कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, तो वहां पे प्रोसेसर को डिवाइड कर दिया गया। डुअल कोर मतलब 2 कोर है। अब पहले जैसे हमारे पास सिंगल कोर प्रोसेसर एक ही सीपीयू होता था, अब हमारे पास 2 सीपीयू का अवेलेबिलिटी आ गया। उसी तरह से क्वाड कोर मतलब 4 हो गए, और ऑक्टा कोर मतलब 8 कोर वाले सीपीयू है। तो अगेन अगर जहाँ पे हैवी फंक्शनैलिटी होगा वहां पे दोनों कोर रन करेंगे, अदरवाइज सिंगल कोर पे हमारा बेसिक फंक्शनैलिटीज जो है वो ऑपरेट हो जाता है। So we do have, in terms of hardware, we do have the facilities through which several instructions can be executed parallelly. So parallelism भी achieve करते हैं। इसीलिए एक इंस्ट्रक्शन को बहुत सारे हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले क्या किया जाता है, उस इंस्ट्रक्शन के साथ इट हैज टू बी फेच्ड फ्रॉम समवेयर, कहीं से उसको उठा करके लाना है। इट कैन बी फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी मतलब मेन मेमोरी, एज वेल एज इट कैन ऑल्सो बी इन योर हार्ड डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, या फिर आपका एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस में हो सकता है, जैसे पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव्स में हो सकता है। फेच करने के बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, ठीक है। दैट इंस्ट्रक्शन हैज टू बी डिकोडेड, कि उस इंस्ट्रक्शन के साथ करना क्या है या उस डेटा के साथ करना क्या है। तो डिकोड करने से पता चलेगा किस टाइप का डेटा है, न्यूमेरिक डेटा है, नॉन न्यूमेरिक डेटा है, अगेन न्यूमेरिक में फ्लोट टाइप है, इंट टाइप है, बुलियन टाइप है, वट एवर टाइप ऑफ डेटा इट मे बी। डिकोड करने के बाद इट हैज टू बी एग्जीक्यूटेड, वी एग्जीक्यूट, ठीक है, फेच डिकोड एंड एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करते तो सीपीयू को उसको हम लोग दे देते हैं कि भाई ये लो, इसको प्रोसेसिंग में कर दो काम। तो CPU will take
एक्शन, ओके, एग्जीक्यूट करने के बाद उसको वापस से सेव या राइट कर दिया जाता है। अगेन ये राइट या सेव या अपडेट जो होता है ये भी अगेन फिर मेमोरी में ही होता है। सो ऐसा नहीं है कि मेमोरी से एक बार हम फेच करें तो मेमोरी खाली हो जाता है। अगर किसी डेटा पे आप अपडेट कर रहे हो रियल टाइम पे तो वो मेमोरी अपना होल्ड अप पे रखता है ताकि जब उसमें कोई अपडेट्स आए तो वो तुरंत से उसी स्पेस में यूटिलाइज करके अपने अपडेट्स को रख पाए। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझते हैं क्या है। हम लोग जब गेम खेलते हैं, लेट अस सपोज कि सबवे सर्फर या ऐसा कोई भी गेम जिसमें लोग स्टेजेस यूज करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस या लेवल्स यूज करते हैं। सो आई इंस्टॉल अ गेम, आई स्टार्ट विथ लेवल 0 और स्टेज 0। हम उसको खेले तो हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 पार करते करते 8-9 स्टेजेस तक हम पहुंच करके हम गेम को स्टॉप कर दिए। तो ये स्टेजेस का जो अपग्रेडेशन हो रहा है ये तो रियल टाइम पे हो रहा है। अगर आप 15-20 मिनट खेले, जितना भी देर भी आप खेले उतने में आपने स्टेजेस अपडेट किया। सो ऐसा तो नहीं है कि आप गेम बंद करके दोबारा से जब ओपन करते हो तो फिर से लेवल 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। नहीं, समवेयर डाउन द लाइन वो किस स्टेज तक आप पहुंचे हो उसका अपडेट रियल टाइम पे मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है ताकि यूजर अगर नेक्स्ट टाइम से फिर ओपन करे तो उसको उसी लेवल से मिले जहां से उसने खेल के छोड़ा था। तो ये तो रियल टाइम पे अपडेट होता है। ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम गेम खेल करके 20वें स्टेज तक पहुंचोगे तभी हम सेव करेंगे, तुम 15 स्टेज तक पहुंचोगे तभी हम स्टोर करेंगे। ऐसा कहीं पे भी इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। तुम एक स्टेज भी पार करोगे तो वो एक स्टेज को भी स्टोर करेगा, तुम 10वें स्टेज को पार करोगे तो 10वें स्टेज को एक साथ वो स्टोर कर लेता है। So this is how the operating system keeps hold of data या keeps hold of memory. तो मेमोरी से फेच हुआ, यहाँ से डिकोड हुआ, एग्जीक्यूट हो गया और सेव हो गया। फर्क सिर्फ इतना आ जाता है कि जब हम फेच किए थे अगर मेमोरी से तो हो सकता है उस इंस्ट्रक्शन का साइज कम रहा होगा, बट हम जैसे जैसे अपडेट करते गए उसमें तो ये यूजुअली यही होता है अगर हम गेम का पर्सपेक्टिव ले रहे हैं तो, कि उसमें जैसे हम लोग स्टेजेस बढ़ाते जाते हैं, वी कीप ऑन एडिंग द कंपोनेंट्स, लेवल्स, स्टेजेस। तो उसमें क्या होता है और ग्राफिक इनरिचमेंट होता है और नए नए कंपोनेंट्स, फ्लेवर्स, स्क्रीन्स दिखाई देते हैं। सो हर नया एडेड कंपोनेंट्स के साथ हमको साइज ऑफ मेमोरी भी ज्यादा लग जाता है। दैट्स वाई आप जब फर्स्ट टाइम से जब गेम को स्टार्ट करते हो तो लेट्स से एप्लीकेशन का साइज कुछ रहा होगा 70-80 MB, लेकिन जब आप उसको खेल लेते हो या कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद देखते हो तो वो 70-80 MB से डेफिनेटली ज्यादा होकर के 85-90-100 MB साइज उसका बढ़ता चला जाता है। Currently, if I can give you an example, currently my WhatsApp is occupying almost around 4 point some GB of uh, 4 point some GB of my memory. बट क्या व्हाट्सएप इतना हेवी एप्लीकेशन था क्या? नहीं। इट्स बिकॉज कि आई हैव बीन यूजिंग व्हाट्सएप फ्रॉम अ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और बहुत सारे ग्रुप्स में एडेड हैं। रियल टाइम पे बहुत सारा डेटा ट्रांजैक्शन होता है। डेटा ट्रांजैक्शन मतलब कि नोट्स, पीडीएफ्स, लॉट्स ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो ये सब ट्रांजैक्शंस जो होते हैं या फ्लो होता है, अपडेशंस, डाउनलोड्स, ये सारा कुछ, सो इट टेक्स, इट ऑक्यूपाइज मेमोरी। तो धीरे धीरे मेमोरी को वो जमा करते हुए, एक्यूमुलेट करते हुए जाता है, जिसके चलते क्या होता है हम लोगों को कि उसको और ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। नाउ आई हैव रीच्ड सच अ पोजीशन ऑन माय सिस्टम कि वहां पे वो बोल रहा है कि स्पेस आपके पास कम पड़ने वाला है। तो इससे पहले कि आप नया चीज को अपडेट्स या नए एप्लीकेशंस को डाउनलोड नहीं कर पाओ, आप उसमें से पुराने डेटा को क्लियर करना स्टार्ट करो। इट कैन बी एनी फाइल, चाहे वो मेरे व्हाट्सएप से हो सकता है या फिर किसी भी और एप्लीकेशन से होता है जो ज्यादा फाइल ऑक्यूपाई कर रहा होगा। तो करेंटली व्हाट्सएप इज वन सच एप्लीकेशन और एन एग्जांपल इन माय केस which is occupying a larger memory space. बट जब हम उसको डाउनलोड या इंस्टॉल किए थे तब वो इतना मेमोरी स्पेस नहीं ले रहा था। ग्रेजुअली इट हैज एक्वायर्ड सो मच मेमोरी स्पेस। तो इससे पता क्या चलता है, विद कंटिन्यूअस यूज ऑफ एप्लीकेशंस और सर्विसेज, द सर्विसेज ऑफ एप्लीकेशन कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग डेटा, और वो डेटा
जमा होते होते कहीं पे भी, जहाँ पे भी जमा हो रहा है वहाँ पे स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ग्रेजुअली क्या होता है, वो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है कि आपके पास दूसरे एप्लीकेशंस के लिए जगह नहीं बच पाता है। अगेन ये क्या सारा हार्ड बाउंड डेटा जो है या जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है सारा यूजर के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, देयर आर सम डेटा which are being residing in the memory which we might not need in the near future, या हमको उसका जरूरत ही नहीं है, वो हम डाउनलोड ही नहीं किए होंगे या मेरे इंटेंशन से नहीं आया होगा, बट क्योंकि सिस्टम को यूज करते हैं तो कुछ रेसिडुअल डेटा या कुछ बैकग्राउंड डेटा भी साथ में जुड़ करके चला आता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल हम वेब ब्राउजर खोलते हैं तो कुकीज आता है ना, मेरे चाहने से नहीं आ रहा है, वो सिस्टम में वो इनबिल्ट भेजा जाता है, आप एक्सेप्ट करते हो कुकीज को तो जाकर के वो एप्लीकेशन या वेब पेज खुलता है और आप उसको यूज कर पाते हो। तो मेरे या यूजर के चाहने नहीं चाहने से भी कुछ डेटा अगर अनवांटेड डेटा चला आ रहा है, उसका ट्रैक कैसे रखा जाए, उसको डिलीट कैसे किया जाए ताकि मेमोरी का स्पेस यूटिलाइजेशन बेहतर तरीके से हो सके। अब डेली रात में आप अपने टास्क कर लो कि हम डेली रात में सोने से पहले अपने मेमोरी से रेसिडुअल डेटा को डिलीट करके सोएंगे, या फोन जब नया लेते हो तब आप क्लीन करते होगे, 1 2 दिन 10 दिन 20 दिन रहा, जरूरत कभी पड़ा तब आपने क्लीन कर लिया, राह चलते, अदरवाइज यूजुअल डेज में वी आर नॉट sacrificing our precious time just to have the time to clean the सिस्टम और द मेमोरी, फ्री अप द मेमोरी, है ना। हम लोग क्या सोचते हैं कि 2 3 साल तक ये मोबाइल चलेगा और एवरेज उसके बाद जब मेमोरी कंज्यूम हो जाएगा तो हम नया फोन ले लेंगे। अगेन ये बात बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है, तो ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सबको कि है क्या यहाँ पे, फेच डिकोड एग्जीक्यूट एंड सेव। नाउ जब एक डेटा को सीपीयू में प्रोसेस होने के लिए खोजा जा रहा है तो उसको मेन मेमोरी में खोजा जाता है। अगर वो डेटा या इंस्ट्रक्शन पेज सॉरी सीपीयू में मेन मेमोरी में अगर मिल जाता है तो तुरंत से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है या शिफ्ट कर दिया जाता है इनटू द सीपीयू और वो अपना काम कंप्लीट कर लेता है। बट अगेन वो सर्च जब करने बैठा और उसको अगर पूरे मेन मेमोरी में अगर नहीं मिला जिस डेटा को सीपीयू खोज रहा है, then that term is known as a page fault. So we can say page fault is a technique or is a concept where or we can say that a page fault occurs when a page that is being requested by the CPU is not available in the main memory, है ना। किसी डेटा को सीपीयू फॉर द फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट किया होगा और वो मेन मेमोरी में नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है, आप अगर किसी नए एप्लीकेशन को फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हो तो वो चीज होता है कि वो मेन मेमोरी में नहीं है। तो मेन मेमोरी में नहीं मिला तो क्या हो गया, उसको सीपीयू ने बोला कि अच्छा पेज फॉल्ट हो गया। ठीक है, एक पेज की टर्मिनोलॉजी समझते हैं, एक पेज का रिक्वेस्ट किया गया, सीपीयू ने बोला पेज हमको XYZ नंबर पेज चाहिए, मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम खोज रहा है कि XYZ नामक कोई पेज है, नहीं मिला उसको पूरे मेन मेमोरी में, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट अकर हो गया। इसका मतलब है जिस फाइल को सीपीयू ने रिक्वेस्ट किया था और ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बिहाफ में खोज रहा था मेन मेमोरी में, वो फाइल मेन मेमोरी में नहीं मिला। तो फिर हमारा नेक्स्ट बेस्ट केस गेस क्या हो सकता है? नेक्स्ट बेस्ट केस गेस यही हो सकता है कि जिस फाइल को खोजा जा रहा है वो मेन मेमोरी में नहीं होकर के किस में होगा, सेकेंडरी मेमोरी में होगा, है ना, वो सेकेंडरी मेमोरी में होगा। तो अब सेकेंडरी मेमोरी में खोजने जाओगे, अब अगर सेकेंडरी मेमोरी में मिलता है तो क्या होगा, सेकेंडरी मेमोरी से उसको फेच करके ला करके स्टोर किया जाएगा कहाँ पे, मेन मेमोरी में। सीधे फेच करेगा और स्टोर करेगा या सेव करेगा मेन मेमोरी में। अगेन मेन मेमोरी से ही वो फेच होगा सीपीयू को, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा, फिर वापस से वो जाकर के सेव करेगा, तो मेन मेमोरी में ही करेगा। तो ये मेन मेमोरी में ही सेव क्यों कर रहा है, बिकॉज एक रियलाइजेशन हम लोग ऐसा मान करके चलते हैं कि जिस डेटा जिस इंस्ट्रक्शन पे काम हो रहा है रियल टाइम पे और वो एप्लीकेशन अगर एक्टिव है सीपीयू में, देन मोस्ट लाइकली कि उस डेटा को या उस इंस्ट्रक्शन को दोबारा भी रिक्वेस्ट मिल सकता है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल एक दुनिया का ही एग्जाम्पल समझते हैं।
आपने अपने दोस्त को फ़ोन करके बुलाया कि घर में थोड़ा काम है, आ जाओ, काम हो जाएगा तो चले जाना। तो आया, वो अपना काम जो दिया गया उसने अपना काम कर लिया, फिर वो चला गया। फिर थोड़ा देर के बाद फिर तुम उसको बुला रहे हो कि एक और काम है, थोड़ा-सा आकर के ये कर लो। तो फिर अपने घर से निकल कर के आएगा, फिर वो काम समझेगा, जाकर के काम करेगा, फिर काम खत्म करने के बाद अपने घर चला जाएगा। फिर हम तीसरी बार फिर इसको हम बार-बार क्या कर रहे हैं, हर कुछ देर के बाद हम उसको बुला ले रहे हैं कि थोड़ा-सा काम है, आ जाओ, थोड़ा-सा काम है, आ जाओ। अगर हमको यही चीज़ अंदाज़ा हो जाए कि एक बार आया है, हो सकता है 10 मिनट के बाद फिर इसका काम पड़े, तो आप उसको घर नहीं भेजोगे, है ना? ये बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। आप बोलोगे यहीं रुक जाओ, थोड़ा-सा और 1-2 काम हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए, गारंटी नहीं है इस चीज़ का कि आएगा ही, ठीक है? इस पे हम बात ही नहीं करेंगे, गारंटीड है कि आएगा। अभी हम लोग जस्ट एक प्रोबेबिलिस्टिक बात कर रहे हैं कि हमने अपने दोस्त को बोला थोड़ा देर रुक जाओ प्लीज़, हो सकता है 1-2 काम और आ जाए, तो उसको करके चले जाना। हम उसको छोड़ नहीं रहे, हम उसको एंगेज करके रखे हैं कि तुम बैठो यहीं पे, रहो मेरे घर पे, जब ज़रूरत पड़ेगा थोड़ी देर के बाद, हो सकता है तुम्हारा ज़रूरत पड़े, तो हम तुमको बुलाएँगे, काम देंगे तो कर देना। इसका मतलब आपने उसको अपने घर से जाने नहीं दिया, आपने उसको मेन मेमोरी में ही रोक लिया, ठीक है ना? विथ एन एक्सपेक्टेशन, ये कोई सर्टेनिटी नहीं था इस बात का। आपने बस एक गेस किया या आपने एक प्रोबेबिलिस्टिक वे में उम्मीद लगा करके रखा है कि हो सकता है कुछ देर में फिर कुछ ज़रूरत पड़े इसका, उसको रख लेते हैं। तो आपने गेस करके उसको बोल के रख दिया। यही काम यहाँ पे मैं ऑपरेटिंग सिस्टम भी कर रहा है कि जो डेटा बार-बार आना-जाना कर रहा है, उसको मेन मेमोरी से हटाने से बेहतर है, सोचा क्या, इसको कुछ देर के लिए जब तक वो एप्लीकेशन रन कर रहा है, उस डेटा को हम रख ही लेते हैं। ठीक है? उस डेटा को हम रख लेते हैं। तो अब जब एक बार डेटा आकर के रह गया, तो फर्स्ट टाइम तो पेज फॉल्ट मिला क्योंकि वो डेटा मेन मेमोरी में नहीं था। उसको जब सेकेंडरी मेमोरी से फेच करके सेव कर दिया गया, स्टोर कर दिया गया मेन मेमोरी में, तो वहां से फिर फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, सेव ये सारा काम सीपीयू कर रहा होगा। ऑल्सो देर इज ए पॉसिबिलिटी कि उस डेटा को, उस इंस्ट्रक्शन को सीपीयू मल्टीपल टाइम्स फेच करने का रिक्वेस्ट करे, आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम फिर से रिक्वेस्ट करे और मल्टीपल रिक्वेस्ट आए। तो with this expectation we try to keep the files in the main memory for certain duration of time. यही काम आपके स्मार्टफोन में भी होता है कि एप्लीकेशन को रख लिया जाता है कुछ देर के लिए मेन मेमोरी में, जब तक आप उसको यूज करके बाहर आ जाते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मानता है कि हो सकता है इसको लास्ट ओपन किया था फिर ओपन करेगा। ओके, ज्यादा चांसेस है कि इन्हीं एप्लीकेशन को ओपन करेगा या इनमें से किसी एक एप्लीकेशन को ओपन करेगा, तो उसको मेन मेमोरी में सॉरी तो उस फाइल को या उस एप्लीकेशन के कंटेंट्स को कुछ देर के लिए मेन मेमोरी में रहने दो। अगर यूजर खुद से डिलीट कर देता है तो ठीक है, अदरवाइज ऑपरेटिंग सिस्टम विल टेक केयर अबाउट इट। अगर वो एक टाइम ड्यूरेशन के ज्यादा अगर एक्सटेंड कर जाता है एप्लीकेशन, तो फिर वो एक वाइल्ड गेस करता है कि बहुत देर से एप्लीकेशन रखा हुआ है, शायद यूजर इसको अब यूज नहीं करेगा, इसको बाहर निकाल दो। लेकिन यूजुअली ये काम कब होता है, जब नए एप्लीकेशंस का रिक्वेस्ट आ जाता है। अदरवाइज 4-5 एप्लीकेशंस आप जो शायद दोपहर ओके, तो फाइल को जब रिक्वेस्ट किया गया, अगर बहुत देर तक यूज में नहीं होगा, तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको निकालने की कोशिश करेगा। फिर ये काम भी उसी वक्त होता है मोस्टली, जब आप नए एप्लीकेशंस खोलने लगते हो। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे ये डिसीजन एक ले सकता है, ठीक है, कि कोई फाइल या कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत देर से अगर एक्सेस या एक्टिव नहीं है, उसको मेन मेमोरी से निकाल देते हैं, सो दैट वहां पे स्पेस नया बन सके
और वहां पे नए इंस्ट्रक्शंस को, नए सेट ऑफ वैल्यूज को हम रख सकें। ये पूरा जो अभी हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा, दिस इज नथिंग बट योर पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स। एक पेज खोजा गया मेन मेमोरी में, ताकि मिलता तो सीपीयू उस पर काम करता। मेन मेमोरी में नहीं मिला तो उसको पेज फॉल्ट कहा गया। द मोमेंट वी फाइंड अ पेज फॉल्ट, तो वो क्या करता है, तुरंत से जाकर के सेकेंडरी मेमोरी में डेटा खोजता है, वहां से फेच करके सेव या स्टोर करता है मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी से फिर सीपीयू उसको फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड स्टोर या राइट बैक या सेव, जो भी नाम दे दो, ये सब करता है। मेन मेमोरी में उसको रख देता है कुछ देर के लिए, विथ एन इंटेंशन, विथ एन एक्सपेक्टेशन कि इस डेटा को हो सकता है दोबारा से सीपीयू रिक्वेस्ट करे। तो क्यों हम दूर ले जाएं, फिर उठा करके लेकर के आए। तो अपना भी एक काम करने के पीछे जितना ओवरहेड कॉस्ट बोलेंगे, इसको ओवरहेड कॉस्ट जो लगता है उसको मिनिमाइज करना है ना। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करता है, एक तरह का कॉम्प्रोमाइज करता है विद द लिमिटेड मेमोरी स्पेस अवेलेबल। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हम लोग जब प्रोग्रामिंग पढ़े थे, हम बताए थे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर के साथ सबसे बड़ा टास्क क्या है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ स्पेस। तो हमारा जो स्पेस है वो प्रॉपर तरीके से बेस्ट यूटिलाइज कैसे हो सके, ताकि कभी हमें शॉर्टेज ऑफ स्पेस ना मिले, स्कार्सिटी ऑफ स्पेसेस ना मिले। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ये दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं एक एप्लीकेशन को डेवलप करने के पीछे। इसमें स्पेस का जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो इन्हीं सब चीजों से डील करता है। ओके, so coming back to this, so we can say that a page can be replaced or has to be replaced if all the frames of main memory are already occupied. Just a moment. Okay, so coming back to this, ठीक है, अब पेज रिप्लेसमेंट हमें क्यों चाहिए। ठीक है, एक्चुअली पेज रिप्लेसमेंट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो एक्चुअली है क्या चीज। वी कैन से दैट पेज रिप्लेसमेंट इज a technique, a methodology, or a process through which we can remove or swap out the existing page or pages from the frame of a main memory and replace it with new or the desired page। इसको कहीं लिख देते हैं, ठीक है, हालांकि सब कोई अपने लेवल से डिफाइन कर सकते हो, बस टर्मिनोलॉजीज जो रिक्वायर्ड है वो होना चाहिए।
ओके, ये डेफिनेशन, किसी को डाउट है इस डेफिनेशन में? नो सर। फाइन। ना, तो अगर पेज रिप्लेसमेंट समझ में आए तो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या करेगा, यही काम करने के लिए पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम चाहिए। बस डिफरेंट एल्गोरिदम जो हमारे पास हैं, जैसे यहाँ पे दो का एग्जांपल ले रहे हैं, FIFO एंड LRU। FIFO स्टैंड्स विद फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पेज रिप्लेसमेंट एंड LRU स्टैंड्स फॉर लीस्ट रिसेंटली यूज्ड पेज रिप्लेसमेंट। अगेन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेज रिप्लेसमेंट्स आते हैं, बट प्राइमरीली हमें ये दो ही कंसिडर करना है। तो FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले निकाल देंगे। जो पेज सबसे पहले सीपीयू में आया था, मेन मेमोरी में, सॉरी सीपीयू नहीं, मेन मेमोरी में, उसी को सबसे पहले रिप्लेस कर देंगे। और उसको रिप्लेस करके क्या करेंगे, नया फाइल को ले आएंगे। LRU क्या, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो पेज आकर के काफी वक्त हो गया है और रिसेंटली यूज्ड नहीं है, ठीक है ना। तो मान लो कि हमारे पास अभी 4-5 फाइल्स है, उसमें से जो सबसे पहले आया था वो भी हाल फिलहाल यूज नहीं हुआ है, तो उसको हम तो वहां से निकाल देंगे, ठीक है। ये है, so different algorithms are there. Now let us consider FIFO page replacement, ठीक है। FIFO पे हम लोग आते हैं जल्दी से, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया रहेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं जो दिया रहेगा। Instead of writing the whole question, I'm just writing out the important topics, the important points, जिसके थ्रू हम लोग एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल में दिया क्या रहेगा, हम लोग को ना पेज रेफरेंस स्ट्रिंग दिया रहेगा कुछ इस तरह से, 4, 7, 6, 1, 761 761 272 272, और हम लोग को बोल रहा है system is using 3 पेज फ्रेम्स, ठीक है। मतलब एक फ्रेम अगर है मेन मेमोरी में तो उसमें 3 पेज को स्टोर कर सकता है, और पेज रेफरेंस स्ट्रिंग्स हम लोगों को दे दिया गया है। नाउ यूजिंग the FIFO page replacement algorithm technique, we need to find out के total पेज फॉल्ट्स कितना है, ठीक है ना। इस रेफरेंस स्ट्रिंग को अगर हम लोग देख रहे हैं तो पेज फॉल्ट्स और हिट रेशियो, मिस रेशियो, वो सारा चीज क्या है। तो यूजुअली हम लोग को पेज फॉल्ट ही सिर्फ पूछता है। हिट रेशियो, मिस रेशियो भी हम लोग देख लेंगे। नाउ हाउ आर वी गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली काउंट आउट हाउ मेनी रेफरेंस स्ट्रिंग्स आर देयर। इस एग्जांपल में रेफरेंस स्ट्रिंग्स हमसे कितना पूछा जा रहा है, अगर हम लोग इसको काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, टोटल 10 रेफरेंस स्ट्रिंग्स हैं, है ना। इसको आप लोग काउंट कर सकते हो, टोटल 10 रेफरेंस स्ट्रिंग्स है।
नाउ क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिया हुआ है वो है पेज फ्रेम जो हमारे पास है वो 3 कंपोनेंट को एट ए टाइम यूज कर सकता है, या 3 पेजेस को, लेट से 3 स्ट्रिंग्स को मेमोरी में स्टोर कर सकता है. What we are going to do is that, see, idea is very simple. आपको इन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एक, दो, तीन, कुछ पेज फ्रेम्स को हम पहले से बना ले रहे हैं. आई डोंट नो कितना जरूरत है, फिलहाल हम इतना बना ले रहे हैं. ठीक है, 4 बना लिए. So every frame must be exactly of 3 strings, 3 separations. ठीक है, ऐसे बना लिए हम लोग. नाउ कंसंट्रेट ऑन फर्स्ट फ्रेम. ठीक है, इस फर्स्ट फ्रेम पे हम लोग कंसंट्रेट करेंगे. फिलहाल अभी मेरे पास क्या है, एम्प्टी है. फ्रेम इज एम्प्टी, इसमें कोई भी रेफरेंस स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है. हम लोग इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे. पहला सीक्वेंस में हमारे पास कौन सा पेज है, पेज नंबर 4. डू वी हैव अ पेज नंबर 4 अवेलेबल इन दिस फ्रेम सेट? नो, है ना, इसमें नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें हम लोग 4 डाल देंगे. ठीक है. नाउ जब जब हमको पेज नहीं मिलेगा फ्रेम में, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, पेज फॉल्ट. सो वी कैन से कि इन दिस वी हैव रिसीव्ड अ पेज फॉल्ट. ठीक है, इसको हम लोग किससे रेफर करें, लेट्स से हम लोग एफ से कर दे रहे हैं. एफ फॉर फॉल्ट. ठीक है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है. आपको यहाँ पे ये सीक्वेंस जो दिया गया उसको देखना है. देखना है कि वो मेमोरी में या फ्रेम्स में है या नहीं वो पेज. अगर वो पेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं है तो पेज फॉल्ट होगा. ठीक है, पहली बार में हम लोगों ने देखा कि एम्प्टी था पूरा, तो पहला एलिमेंट जब हमने डाला तो वो पेज फॉल्ट हो गया. नेक्स्ट एलिमेंट इज 7. अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या 7 है क्या, नहीं है. तो इसी का एक्सटेंशन हम लोग क्या करें, 4 यहाँ पे था, अब इसमें यहाँ नया हम लोग 7 डाल रहे हैं, और फिर से पेज फॉल्ट मिला, तो इसको हम लोग एफ से स्टोर कर रहे हैं. यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर. ठीक है. 6 इंसर्ट करेंगे. अगेन 6 नहीं है सेकेंड फ्रेम में. ठीक है, या फर्स्ट से सेकेंड तक में आने में 6 नहीं है, तो अगेन एक पेज फॉल्ट मिला, और बाकी एलिमेंट जैसे थे वैसे ही रहने देते हैं, 4, 7 और 6. ठीक है, तो पेज फॉल्ट मिला फिर से. नाउ अब हमारा काम यहां से शुरू होगा. नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है 1. क्या अभी 1 है हमारे पास? नहीं है, तीनों फ्रेम्स तक आते आते 1 नहीं है. अब मेरे पास क्या है, नेक्स्ट स्लॉट में अवेलेबल नहीं है स्पेस. ठीक है ना, हमारे पास स्पेस अवेलेबल ही नहीं है, तो हमको एक इसमें से एक एलिमेंट या एक स्ट्रिंग को हटाना पड़ेगा, एक पेज को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि जगह बने और हम नए पेज को डाल पाए. बेस्ड ऑन फीफो, व्हाट डू यू से, आप लोगों को क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा पहले रिप्लेस होना चाहिए? सर 4. 4. एनी अदर आंसर? No, sir, 4. 4. वेरी गुड. तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. सो 4 विल गेट रिप्लेस्ड. अच्छा, फिर हम लिखते जाते हैं कौन कौन सा डाल रहे हैं. ठीक है, 4, इसमें इंसर्ट हुआ 7, और इसमें इंसर्ट हुआ 6. अब ये ऊपर जो लिख दी, इससे काम आसान हो गया. हालांकि हम लोग नीचे से देख के भी गेस कर पा रहे थे, लेकिन आगे चल के अगर कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उससे बचने का तरीका क्या है, आप ऊपर देख करके गेस कर पा रहे हो कि इनमें से सबसे पहले कौन सा आया है. तो 4 आया था, 4 को हम लोग रिमूव कर देंगे. ठीक है ना, 4 को रिमूव कर देंगे और उसकी जगह पे हम लोग डालेंगे 1, और बाकी जो एलिमेंट्स जैसे थे वो वैसे ही रह जाएंगे, 7 और ये 6. क्या यहाँ पे भी पेज फॉल्ट हुआ है क्या? Yes, sir, 1 तो मिला नहीं है. है ना, वेरी गुड. हाँ,
पेज फॉल्ट। नाउ अगर हम इस बात को यहीं पे इसको कंप्लीट कर देते, चलिए पहला वाला, ठीक है। जब सब बोलेंगे सर हर चीज हम लोग से बनवा लेते हैं, इस तरह से हम लोग को कितना 10 पेज का एग्जाम्पल दिया है, तो 10 पार्टीशन या 10 फ्रेम हम लोग को बनाना ही पड़ेगा। तो 4 हो गया, 4 3 7 8 9 10 भी यहीं पे एडजस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना ही पे रुकते हैं फिलहाल। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर कलर क्यों चेंज कर दिए हैं, ठीक है। कलर बस चेंज करने के लिए ऐसा ही हो गया, कोई इंटेंशन, कोई रीजन नहीं है कलर चेंज करने का। इट हैज नथिंग टू डू विद द न्यूमेरिक। ओके फाइन। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या आया था, 1 आया था ना। आई चेंज द कलर ऑफ इनसाइड आल्सो। नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या डालना है, 7। डू वी हैव 7? यस वी डू हैव 7, है ना। 7 तो है हमारे पास, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, 6 7 1 जो एलिमेंट्स हैं उसको वैसे ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हमने 7 इंसर्ट किया है, ये बता दे रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पेज मिल गया, पेज मिल जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, पेज हिट, ठीक है ना, पेज हिट। तो हम लोग इसमें पेज हिट लिख दे रहे हैं एच से, ठीक है। पेज हिट मतलब एच से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए हैं। सो दिस इज एच नॉट 4। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज व्हाट, 7 के बाद 6 भी है अभी हमारे पास, है ना। 6 7 और 1। तो अगेन यहाँ पे हमने 6 इंसर्ट किया है, करना था, 6 अवेलेबल है, ठीक है। तो अगेन हमारे पास पेज हिट मिला। नेक्स्ट एलिमेंट क्या इंसर्ट करना, 1 1 भी हमारे पास है, वाह। तो 6 यहाँ पे 1, तो अगेन 6 7 और 1। अगेन वी रिसीव अ पेज हिट। देन वी हैव 2, नया एलिमेंट है 2 इंसर्ट करना है। डू वी हैव 2? नो वी डोंट हैव 2। अब किसको रिप्लेस करें, जल्दी बताइए। 7 sir. 7. 7, वेरी गुड, ठीक है। तो 7 विल गेट रिप्लेस, और यहाँ पे हमारे पास 2 आ जाएगा, 6 अपनी जगह पे रहेगा, 1 अपनी जगह पे रहेगा, एंड अगेन वी हैव अ पेज फॉल्ट। ठीक है, अच्छा, और 2 एलिमेंट बच गया। राइट, तो यहाँ पे क्या इंसर्ट करना है, 2। नेक्स्ट एलिमेंट हमें क्या इंसर्ट करना है, दैट इज 7। अगेन 7 है क्या, नहीं, 7 निकल गया। तो अब 7 जब हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है, किसे रिप्लेस करेंगे, 6 sir. 6 विल गेट रिप्लेस्ड विथ 7, और 2 अपनी जगह पे है, और फिर 1, और ये पेज फॉल्ट यहाँ फिर से मिल गया। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें कि अभी जस्ट किसको हम लोग निकाले थे, यहाँ से रिमूव किए थे, 7 को ही रिमूव किए थे, और नेक्स्ट पेज में फिर 7 मांग दिया। तो ये एक फीफो का हम लोग को क्या दिख रहा है, एक डिमेरिट समझ में आ रहा है कि जिस पेज को अभी जस्ट निकाले वो जस्ट नेक्स्ट पेज में फिर उसी का रिक्वायरमेंट था। अगर ये बात हमें पहले से पता होता कि भाई जिसको निकाल रहे हैं उसका बस नेक्स्ट स्लॉट में फिर से अगर यूज है, या उसका डिमांड आने वाला है, तो हम लोग यहाँ पे क्या एक पेज हिट बचा लेते थे अपना, है ना, पेज फॉल्ट बचा लेते।
ठीक है ना, जितना पेज हिट हो उतना अच्छा है। पेज हिट का मतलब क्या, वो मेमोरी में पाया गया, ठीक है ना, फॉल्ट होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, लास्ट क्या बचा मेरे पास, 2। तो 2 तो अवेलेबल है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। 2 इज अवेलेबल, 7, 2 एंड 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिला, पेज हिट मिला हमें, दैट्स इट। ठीक है, टोटल पेज फॉल्ट हमें कितना मिला, आप नीचे से काउंट कर लीजिए, पहले में 4 है, फिर बीच में 2 मिला, तो टोटल 6 मिला हम लोग को पेज फॉल्ट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ पेज हिट कितना मिला, तो ऐसे भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज इसका सिंपल सा फॉर्मूला ये भी है कि टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो दिया गया था उससे अगर हम माइनस कर दे टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट्स या पेज मिस। पेज फॉल्ट और पेज मिस लगभग एक ही चीज है। पेज मिस किसको बोल रहे हैं, जब वो मेमोरी में हमको नहीं मिलता है, और उसी टर्म को हम लोग पेज फॉल्ट भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस था टोटल 10, है ना, ऊपर में लिया हुआ है 10 रेफरेंसेस था, जिसमें से हम पेज फॉल्ट को अगर माइनस कर दें तो वी गेट द टोटल नंबर ऑफ, या टोटल नंबर ऑफ पेज हिट्स। सो टोटल नंबर ऑफ पेज हिट्स इज 4। नाउ लास्ट चीज जो एक पूछ सकता है, दैट इज हिट रेशियो। इफ यू आर हैविंग अ पेन एंड पेपर, काइंडली नोट डाउन द फॉर्मूला। हिट रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस। टोटल नंबर ऑफ पेज हिट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है ना, तो हिट रेशियो में क्या मिला, 4/10। इजंट इट, सही बोले क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, 4/10। तो अब इसको लिख सकते हैं हम लोग, या तो 40% बोल दीजिए या 0.4 बोल दीजिए, जैसा आपको सही लगे। अगर परसेंटेज के बेसिस पे मांग रहा है तो 40%, और नहीं तो रेशियो के बेसिस पे मांग रहा है तो 0.4 करके छोड़ सकते हैं। डन? Yes, sir. ठीक है, इसी तरह से मिस रेशियो भी मांग सकता है। तो मिस रेशियो क्या होगा, वही पेज फॉल्ट जो था या पेज मिस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेफरेंसेस। तो 40 था हमारे पास, 40% था पेज हिट का, और पेज मिस का आ जाएगा 60%। फाइन, आसान था। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, नेक्स्ट इसी कॉन्सेप्ट पे अगर इसी को अगर हम बता दें, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ओके, लीस्ट रिसेंटली यूज अगर हम सेम रेफरेंसेस लेकर के देते हैं, 4761 वही सीक्वेंस चलाते हैं, तो 10 पेज स्ट्रिंग्स है, पेज का फ्रेम्स भी हमारे पास 3 का ही है, तो पहला 3 तो पेज फॉल्ट हमें मिलेगा 476 तक। ठीक है, कीप लुकिंग एट द डायग्राम ऑन द स्क्रीन, उसी के बेसिस पे हम बस बोल रहे हैं। 476 तक तो हमको पेज फॉल्ट मिला, देन 1 इंसर्ट करना है, तो 1 हम किसको रिप्लेस करेंगे, एनी गेसेस? अगेन यहाँ पे 4 ही रिप्लेस हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, 4 ही रिप्लेस हो रहा है। देन 7 को देखते हैं, तो हम 7 हमारे पास था तो वो पेज हिट मिल गया। नेक्स्ट एलिमेंट क्या मिल रहा है, 6 भी अगेन अवेलेबल होगा, है ना, पेज फ्रेम पे आप देखते जाइए 6 अवेलेबल था। 7 भी इंसर्ट करने गए, सॉरी, फिर उसके बाद 6 के बाद 1 इंसर्ट करने गए तो 1 भी अवेलेबल है। नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर रहे हैं, दैट इज 2। ठीक है, वो 2 लिखा हुआ है वहां पे ऊपर में, 2 इंसर्ट कर रहे हैं। 2 अब किसे रिप्लेस करेगा इन सब में, 2 विल अगेन रिप्लेस 7। ठीक है, 7। फिर हमारे पास क्या आया, अब हमारे पास क्या आया, 7। तो 7 किसे रिप्लेस कर रहा है, 6 को, और फिर लास्ट में हमारे पास 2 है तो 2 अवेलेबल। तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज ही हो गया है, लीस्ट रिसेंटली यूज जो फीफो ही था। ठीक है, इसका लेकिन कहीं पे एक एक्सेप्शनल प्रॉब्लम्स आता है, जिसके बारे में आई थिंक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और उसमें हम लोग एक ऑप्टिमल वाली को भी सेफ साइड डिस्कस करके कंप्लीट कर लेंगे। हाँ, एक एक छोटा सा चीज शायद हो सकता है, आई डोंट नो आप लोगों से कभी पूछा जाता है भी या नहीं, बिलेडीज एनोमैली क्या होता है। फीफो पेज रिप्लेसमेंट में एक कॉन्सेप्ट आता है बिलेडीज एनोमैली, उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो कल हमारा ये टॉपिक 15-20 मिनट में कवर अप हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग लास्ट और 2 या 3 क्लास लगेगा मैक्स टू मैक्स,
डिस्क मैनेजमेंट या डिस्क शेड्यूलिंग के बारे में पढ़ लेंगे. सो आई थिंक दैट इज इट फ्रॉम माय साइड. एनी डाउट्स? No, sir. No, sir. ठीक है. No, sir. सिंपल सा कैलकुलेशन है, हिट रेशियो मिस रेशियो. एक बार देख लोगे तो प्रॉब्लम्स ऐसे ही समझ में आ जाएगा. गो थ्रू फीफो एंड एलआरयू एल्गोरिदम. ट्राई टू फाइंड कुछ डिफरेंस है क्या, या ऐसा कोई न्यूमेरिकल जिसमें एलआरयू और फीफो दोनों सेपरेटली या डिफरेंट आंसर्स जनरेट कर रहे होंगे, एंड कम अप विद द सॉल्यूशन. अब हम जो टॉपिक्स यहाँ लेकर के चल रहे हैं, ये जो न्यूमेरिकल एग्जांपल जो हम कंसिडर किए हैं, उसमें दोनों सेम ही लग रहा है, फीफो एंड एलआरयू. बट ऐसा कोई न्यूमेरिकल होगा जिसमें दोनों का फंक्शनैलिटी सेपरेट हमको दिखाई दे या सेपरेट आंसर आ जाए. अगर डिफरेंट एल्गोरिदम दिया है तो डेफिनेटली उसका पर्पस भी अलग होगा. अनफॉर्चुनेटली इस एग्जांपल पे हम लोग उसको इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, सो वी नीड सम बेटर एग्जांपल्स. ट्राई टू फाइंड इट आउट. एंड नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से ही शुरू करेंगे, सो दैट आप लोग इस चीज को जस्टिफाई करो तीनों मिल करके कि सर दिस इज द एग्जांपल दैट वी हैव टेकन, और इसमें हमारा फीफो और एलआरयू दोनों का अलग अलग आंसर आ रहा है. अगेन आई विल आस्क अनदर क्वेश्चन कि फीफो और एलआरयू में कंपैरेटिवली बेहतर कौन सा लग रहा है आप लोगों को. हो सकता है सबका अपना अपना डिफरेंट ओपिनियन हो जाए. Okay, so with that note, I'd like to end today's class. Thank you. Thank you, sir. Thank you.